नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। साल भर की उपलब्धियों पर मथुरा में बीजेपी की रैली। प्रधानमंत्री की किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील। सामाजिक योजनाओं की चर्चा। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने की एनडीए सरकार के कामकाज की आलोचना। नौकरी और महंगाई के मुद्दे पर बताया असफल, सुधारों की बताई जरूरत। केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे, सैकड़ों लोगों के बीच कैबिनेट बैठक कर मांगी राय, सामने रखा रिपोर्ट कार्ड। जयललिता के बरी होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी डीएमके। पार्टी की बैठक में प्रस्ताव पारित। कर्नाटक सरकार कल कर सकती है फैसला। और गर्मी और लू से देश भर में 500 मौतें। आंध्र और तेलंगाना में सबसे ज्यादा गई जानें। फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। और आइए अब देखते हैं पहली खबर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में केजरीवाल कैबिनेट की खुली बैठक कर रहे हैं। सरकार अलग अलग माध्यमों से बताने की कोशिश कर रही है कि इन 100 दिनों में जनता के हित में उसने क्या क्या कदम उठाए हैं। केजरीवाल सरकार 100 दिन पूरे होने पर अब तक किए गए कामों की सूची लेकर दिल्ली वासियों के बीच बैठी है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि बिजली दरों में 50% की कटौती और 20,000 लीटर हर महीने मुफ्त पानी मुहैया कराने के चुनावी वादों को पूरा किया गया है। बड़े वादों की तरफ देखिए। बिजली का दाम आधा करने की बात कही थी, लोगों के उंगली की स्याही नहीं मिटी, उसके पहले बिजली का दाम आधा हो गया। पानी मुफ्त करने की बात कही थी, वो वादा पूरा हो गया। घोषणा पत्र पे काम करने वाली, सबसे ज्यादा मुद्दों को पूरा करने वाली, वादों को पूरा करने वाली सरकार अरविंद केजरीवाल की ये सरकार रही है, जो 100 दिनों में उसने काम किया है। सरकार का दावा है कि अगले कुछ दिनों में डीटीसी बसों में मार्शल नियुक्त किए जाएंगे और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यही नहीं, दिल्ली में ओलावृष्टि से तबाह फसलों पर सबसे ज्यादा 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा भी दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष सरकार को महिला सुरक्षा और फ्री वाईफाई सहित कई मोर्चों पर असफल बता रहा है। फर्जी डिग्री का मामला हो, लोगों की बिजली पानी की समस्या हो, दिल्ली में सीसीटीवी न लगने हो, दिल्ली में फ्री वाईफाई की बात हो, ये एक सरकार एक कन्फ्रंटेशन के साथ एक कोई तालमेल की सरकार नहीं, और सभी से झगड़ा, सभी से एक तरह का ड्रामा करने का काम इस सरकार ने किया है। इन 100 दिनों में पार्टी को काफी उथल पुथल का भी सामना करना पड़ा। पार्टी के कुछ नेताओं के अलग होने के साथ उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों की लड़ाई ने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को भी पार्टी बड़ी कामयाबी मान रही है। वो पोस्टर होर्डिंग लगाकर लोगों को बता रही है कि अब तक कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हालांकि हेल्पलाइन 1031 पर हर रोज बड़ी संख्या में फोन आ रहे हैं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जहां इस वक्त कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में केजरीवाल कैबिनेट की खुली बैठक, ओपन कैबिनेट उसे कह रहे हैं, वो कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों के बीच राज्य कैबिनेट के मंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रख रहे हैं। इस खुली कैबिनेट में सरकार की उपलब्धियों की समीक्षा की जा रही है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, अनु दीवान इस पूरी महफिल को कवर कर रही हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अनु, दिल्ली के लोगों के लिए ये तजुर्बा अपने आप में काफी नया है, कैसा रिस्पांस रहा है? इस बैठक से पहले, खुली कैबिनेट से पहले हमें काफी जो एडवाइजरीज है ट्रैफिक की वो सब कुछ मिली है, तो कितना कामयाब आपको लग रहा है फिलहाल ये पूरा माहौल? बात करेंगे दिल्ली की सर्वोच्च संस्था है। बिल्कुल आरफा, ये जो जिस तरह की जो बैठक होने जा रही है, ये हो रही है, ये पहली बैठक है जहाँ पे दिल्ली की पूरी कैबिनेट जो है वो मौजूद है जनता के बीच में। और अभी का जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री के साथ साथ बाकी के जो मंत्री हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट का जो जो काम किया गया है वो पहले जनता के सामने रख रहे हैं और उसके बाद जनता से उन्होंने सवाल लिए हैं, जिसको थोड़ी देर बाद जब सभी मंत्री अपना अपना डिपार्टमेंट का कामकाज जनता के सामने रख देंगे तो वो मंत्री जो है
उसके जनता के सवालों के यहाँ पे जवाब देंगे, जो जनता उनसे सवाल पूछेगी। तो ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जो जनता, दिल्ली की जनता के बीच में दिल्ली की कैबिनेट जो है, दिल्ली सरकार जो है वो आमने सामने बैठी है और ये है कि जनता के सवालों के सीधे आमने सामने जवाब देगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने सुबह आते ही, जब ये कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी, तब आते ही ये बोल दिया था कि 11 उनके फोकस पॉइंट है जिसके ऊपर दिल्ली सरकार हाल फिलहाल फोकस कर रही है। वो है बिजली पानी से लेकर महिला सुरक्षा, एंटी करप्शन और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे ये फोकस पॉइंट रहेंगे। तो अब ये है कि जब ये कैबिनेट यहाँ पे अपना कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने रख देगी, फिर जनता के सवालों के जवाब भी इनको देने होंगे। लेकिन अनु, इसके अलावा बात ये भी हो रही है कि आज की बैठक में, आज की जो ओपन कैबिनेट है, कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, समर्थन भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए। यहीं से एक तरह से मुहिम शुरू की जाए जिसको देशव्यापी स्तर पर ले जाया जाए। क्या आपको उस तरह की भी कोई बात सुनने में आ रही है इस 100 दिन के परफॉर्मेंस के अलावा? बिल्कुल आरफा, ये एक उसी तरह का एक अरविंद केजरीवाल का एक सफाई देने का भी एक तरीका है जनता के सामने, क्योंकि पिछले 100 दिन में अगर हम बात करें जब से ये सरकार में आए थे, कहीं ना किसी विवाद के जरिए ये जनता के बीच में सुर्खियों में भी रहे हैं, चाहे वो पार्टी के भीतर का विवाद हो या फिर उपराज्यपाल के साथ अधिकारों की जंग क्यों ना हो। तो ये एक तरीका भी है कि जनता के सामने वो किस तरह से अपनी सफाई देंगे। और कल जिस तरह से केजरीवाल ने अपने 2 दिन का स्पेशल विधानसभा सत्र बुलाया, उससे पहले वो जनता के सामने अपना पक्ष साफ करना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं ये किसी एक तरीका भी है कि पूर्ण राज्य का दर्जा वो जो मांग करने जा रहे हैं वो जनता के बीच में जनता की आवाज को उठाकर फिर विधानसभा में जाएंगे और फिर आगे अपने इस पूर्ण राज्य की मांग को लेकर आगे जाने की एक कोशिश भी उनकी साफ दिखती है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए भी एक रिपोर्टर के तौर पर शायद ये अपने आप में एक अलग तरह का तजुर्बा होगा कि पूरी कैबिनेट जो है एक सरकार की वो बैठी हुई है खुले में, और जिस तरह से आम जनता के सवाल आ रहे हैं शायद भारत के लिए भी बहुत नई चीज है। इससे पहले किसी सरकार ने कम से कम इस तरह का कदम नहीं उठाया है। हमारे साथ खास मेहमान संजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक संपादक हैं फर्स्ट पोस्ट के, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। संजय, ये बताइए कि फिलहाल अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल एक नजर में लगता है कि पिछले 100 दिनों का जनता को हिसाब किताब दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या इसके पीछे एक सोच नजर आती है 100 दिनों के हिसाब किताब के अलावा? जाहिर है आम जनता इसको अप्रिशिएट करेगी, तारीफ करेगी कि इतनी पहली बार जो है इतना फेस टू फेस तरीके से उनकी सरकार उनके सामने बैठी है, लेकिन इसके पीछे सोच क्या है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, जनता की सरकार अगर जनता के द्वार जाती है तो इसका पहले तो स्वागत किया जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। और 100 दिन पूरे भी हुए हैं तो अरविंद केजरीवाल को अपनी उपलब्धि भी बतानी है कि सरकार ने 100 दिन में क्या किया। समस्या क्या हुई इसमें, देखिए 2 चीज है। एक तो इसे ओपन कैबिनेट कहना शायद वो ठीक है या नहीं, क्योंकि जो कैबिनेट होती है उसकी मीटिंग जब भी होती है तो कोई पॉलिसी डिसीजन को लेकर के होती है और वहां उसका मंथन होता है। तो इतने लोगों के बीच में क्या उस तरह का कोई मंथन संभव है या एक पीआर एक्सरसाइज है जिसके तहत आप जनता के साथ अपनी उपलब्धियों का संवाद कर रहे हैं? तो एक तो वो टर्म हो सकता है कि वो सीधा एक कैची टर्म है ओपन कैबिनेट, तो इसलिए आपने उसे ओपन कैबिनेट कह दिया। दूसरी चीज ये है कि ये जो 100 दिन में अगर आप देखें उपलब्धियों के तौर पे, तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी शुरू में आकर के उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया बिजली के दाम आधे करने के, जो भी उन्होंने संख्या लिमिट की, उसके यूनिट्स लिमिट किए, और पानी को जो भी वो फ्री देने का था और उसके बाद के 20,000 लीटर के ऊपर वो पूरे चार्ज होते हैं, वो अलग बात है। उसमें उन्होंने अपनी जो सोशल कंस्टिट्यूएंसी थी, लोअर क्लास का जो तबका था या लोअर मिडिल क्लास का जो तबका है या बाकी वो अनऑथराइज एरियाज के जो लोग हैं, उनको एक मैसेज देने की वो कवायद थी जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और एक फुल प्रॉमिस भी था। दूसरी चीज उन्होंने जो पूरी की वो अपना करप्शन का हेल्पलाइन करके, उसके पोस्टर भी आए कि इतने लोगों को सस्पेंड किया, इतने लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन हेल्पलाइन वाले के साथ एक चीज और भी जुड़ गई कि जो टेप करने की बात थी, वो टेप जो सबसे ज्यादा उजागर हुए वो अनफॉर्चुनेटली अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके ही लोगों के द्वारा किए गए थे। तो और 100 दिन में अगर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के राजकाज में कन्फ्रंटेशन जो है वो भले ही अपने लोगों के बीच से शुरू हुआ हो पहले कार्यकाल में, जिसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव और बाकी लोग निकाले गए हों। दूसरा जो चीज हुआ वो केंद्र के साथ टकराव, दिल्ली पुलिस के साथ। संजय, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक टकराव साफ तौर पर मीडिया के साथ भी नजर आया उनका। बिल्कुल,
वो मीडिया के साथ का भी टकराव था। लेकिन अरविंद केजरीवाल का कुछ पर्सोना इस तरह का हो गया, और दिल्ली में रहने के कारण भी, कि वो सुर्खियों में रहने के बाद मीडिया के लाइकिंग या डिसलाइकिंग के बावजूद उनकी खबर या हेडलाइन मेकिंग पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। और पॉलिटिक्स में कभी भी किसी को एक तरफा वो आंकना नहीं चाहिए, वो काफी बड़ी गलती होती है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल उस कोशिश को कर रहे हैं कि नहीं, हम आपके बीच में हैं, आपके साथ हम संवाद कर रहे हैं। ये कितना सफल संवाद होता है, ये इस समय में वो निष्कर्ष निकालना थोड़ा मुझे लगता है कि जल्दी होगा। ये एक साथ में माहौल निकालने की भी बात है कि वो जो फुल स्टेटहुड की बात है, जी, जो संजय सिंह, मैं यही आपसे जानना चाहती, दरअसल मैं अपने पहले सवाल में ही आपसे यही जानना चाहती थी कि 100 दिनों के कामकाज का हिसाब तो बड़ी अच्छी बात है कि वो जनता तक पहुंचने का सीधा जरिया उन्होंने निकाला है। मैं पढ़ रही थी कि किस तरह से पर्चियां जो हैं वो लोग दे सकते हैं और हर सवाल पूछा जा सकता है, हर आदमी सवाल पूछ सकता है। इस सबका जाहिर है स्वागत होना चाहिए। उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से मैनेज भी किया गया होगा। लेकिन इस सब के बावजूद जो एक उनकी लार्जर फाइट है, एक जो बड़ी लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, जो एक सिस्टम में बदलाव की बात कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिकल है ये कि इस प्लेटफॉर्म से यहां से शुरू करके वो दरअसल दिल्ली सरकार की, न सिर्फ इस सरकार की बल्कि हमेशा के लिए जो ताकत बढ़ाने वाली बात है, एक फुल स्टेटहुड की जो बात है, कितना प्रैक्टिकल ये आइडिया है? देखिए, पहली बात यह है कि अगर फुल स्टेटहुड अचीव करना है तो सेंटर के साथ कन्फ्रंटेशन करके कतई नहीं हो सकता। वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में भी होगा। पहले कांग्रेस की सरकार यहां रही, कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, फुल स्टेटहुड नहीं आया। उसके पहले बीजेपी की सरकार यहां रही, बीजेपी की सरकार केंद्र में रही, फुल स्टेटहुड नहीं आया। 92 का जो नोटिफिकेशन है, और दूसरी एक और भी चीज है कि अगर फुल स्टेटहुड, अगर जनता की तरफ से कोई क्रांति हो जाए, देखिए जनता को फुल स्टेटहुड है या पार्शियल स्टेटहुड है उससे मतलब नहीं है। ये सिर्फ रूलिंग क्लास को अफेक्ट करता है, जो सेंटर में है, जो स्टेट में है, उनको अफेक्ट करता है। लोगों को सीधे फुल स्टेटहुड नहीं अफेक्ट करता। तो ये जन क्रांति का स्वरूप नहीं लेगा। दूसरी चीज ये है कि 92 का वो जो नोटिफिकेशन है, मतलब जो संसद संविधान में बदलाव किया गया और उसके साथ वो आया, एक पैरेलल दिल्ली का है और एक उसका पुडुचेरी का है। उसके पहले 7 यूटीज होते थे इस देश में, अब 5 हो गए हैं, क्योंकि 2 जगह मुख्यमंत्री कहे जाते हैं और चुनी हुई असेंबली आती है। तब से लेकर के हर मुख्यमंत्री फुल स्टेटहुड की बात करते रहे। अब देखिए, एक मुश्किल ये आई है, एक अनफॉर्चुनेट जो इसका बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे, अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली कुछ इस तरह की है कन्फ्रंटेशन का, और जिस मुद्दे से ये पूरा विवाद शुरू हुआ, एक जो चीफ सेक्रेटरी थे वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चले गए, उसके बीच में 10 दिन के लिए सिर्फ एक नए चीफ सेक्रेटरी को कार्यकारी होना था, उसके कारण ये विवाद बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुंच गया। एक IAS अधिकारी का कमरा लॉक किया गया। उसके बाद कहा गया कि आनंदो मजूमदार काफी ईमानदार और निष्ठावान छवि के व्यक्ति हैं, उनके काम में कोई दाग नहीं। तो ये कहीं एक विरोधाभास है। उन्होंने इशू तो ठीक है, एक इशू जो पहले बात करते रहे थे, उस इशू को चुना, उनको पूरा अधिकार है इस इशू को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जब वहां जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्हें लगता है उनके पास पावर नहीं है, एक ग्लोरीफाइड चीफ एग्जीक्यूटिव आप कह लीजिए, उसकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उसकी सिर्फ पावर है, तो वो, और कहीं ना कहीं संजय ये भी एक वजह रही होगी कि इस पूरी खुली बैठक में ये भी देख रहे होंगे कि पब्लिक सेंटिमेंट किस तरफ है। क्या पब्लिक सेंटिमेंट इस बात को समझता है कि दिल्ली की ताकतें बढ़ाने के लिए, अपनी सरकार की ताकत बढ़ाने के लिए, ताकि वो कामकाज अच्छे तरीके से कर पाए, केंद्र सरकार से जो टकराव है वो आम जनता तक किस तरह से पहुंच रहा है, क्या वो उसको नेगेटिव तरीके से ले रही है या पॉजिटिव ले रही है? शायद ये 100 दिन के बाद एक बार फिर से जनता के पास वापस जाकर उसकी नब्ज टटोलने का भी एक जरिया अरविंद केजरीवाल के लिए रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। समय समाप्त हो चुका है संजय सिंह, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये थी हमारी पहली खबर। गुर्जरों की आरक्षण की मांग कितनी जायज? देखिए देश देशांतर गुर्जर आरक्षण, आज रात 8:30 बजे। एनडीए सरकार का 1 साल, मथुरा में प्रधानमंत्री की रैली, उपलब्धियों का लेखा जोखा। देखिए पहली खबर, 1 साल का हिसाब, रात 8 बजे।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। सरकार के 1 साल के मौके पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 साल में देश से आशंकाओं के बादल छटे हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल में आए बदलाव जनता की बदौलत है। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री सोमवार को मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में थी। सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने यूपीए के 10 साल और एनडीए सरकार के 1 साल की तुलना की। मुझे बताइए, ये बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए? बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए? बुरी सोच गई कि नहीं गई? बुरे हालात बदले कि नहीं बदले? और प्रधानमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार गरीबों और किसानों की है। उनके हक के लिए सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इसलिए अब किसानों के मुद्दे पर राजनीति के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान देना चाहिए। किसान को अच्छी जमीन बने, समय पर पानी मिले, जरूरत पर बिजली मिले, उसे चाहिए अच्छे बीज चाहिए, सस्ते बीज चाहिए। फसल एक बार बोने के बाद अगर बीज बुरा निकल गया तो उसका तो साल खराब हो जाता है। उसके लिए सरकार ने आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए ये पक्का किया है कि किसान को सही कीमत पर, सही समय पर सही बीज उपलब्ध हो। नरेंद्र मोदी ने दोहराया कि पिछले 1 साल में महंगाई कम हुई है। उन्होंने कहा कि भारत से चोरी छिपे बाहर जाने वाले धन में कमी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एनडीए सरकार के 1 साल के शासन की उपलब्धियों के बारे में मोबाइल वैन के जरिए देश भर में प्रचार किया जाएगा। वित्त और सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने जनहित से जुड़ी सरकारी योजनाओं के प्रचार अभियान की आज शुरुआत की। केंद्र सरकार चित्र प्रदर्शनी के जरिए जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रचार कर रही है। वित्त और सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में सोमवार को इस प्रचार अभियान की शुरुआत की। सरकार 1 महीने में 60 शहरों में चित्र प्रदर्शनी लगाएगी, जबकि मोबाइल वैन के जरिए करीब 650 जिलों में प्रचार किया जाएगा। देश के 643 जिलों में अगले 1 महीने तक जाएंगी और इससे जो विकास के कार्यक्रम है उसका प्रचार जनता तक पहुंचे, ये डीएवीपी का आयोजन है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने 26 मई से प्रसार भारती का नया चैनल किसान टीवी शुरू करने की घोषणा भी की। किसानों को जिन जिन विषयों की जानकारी की आवश्यकता है उसको मद्देनजर रखते हुए इन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। इसके साथ साथ जो मनोरंजन कार्यक्रम भी रहेंगे इस चैनल पे, वो विशेष रूप से ग्रामीण भारत में ज्यादा रुचि हो उस दृष्टि से रहेंगे। एनडीए सरकार के 1 साल के शासन में जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया समेत सामाजिक और महिला सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की गईं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि पुरानी योजनाओं को ही नाम बदलकर लागू किया गया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। लेकिन विपक्षी दलों ने एनडीए सरकार के 1 साल में अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में प्रदर्शन निराशाजनक उसको बताया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि बुनियादी क्षेत्र पिछड़े हैं और कई योजनाएं अटकी हुई हैं। उन्होंने जानना चाहा कि सरकार इन क्षेत्रों में सुधार के लिए क्या उपाय कर रही है। एनडीए सरकार के 1 साल के विश्लेषण के लिए कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को मैदान में उतारा। चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं। How that vision is being translated into specific policies, and I don't see how those policies are being broken down into specific programs and being implemented. पी चिदम्बरम ने कांग्रेस को विकास विरोधी बताने वाले आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि सभी विधेयकों का पहले स्थायी समितियां परीक्षण करें। उन्होंने ये भी कहा कि खाने पीने की चीजें अब भी महंगी हैं। While retail inflation has indeed come down, there are at least 3 dals and 4 or 5 vegetables and milk where there is a considerable price rise hurting the average family.
दूसरे विपक्षी दल भी सरकार को महंगाई और बेरोजगारी के लिए आड़े हाथों ले रहे हैं। समाधान कहीं है ही नहीं, सिर्फ है न ढोल पीटा जा रहा। अब ढोल पीटने से कैसे मना करें हम? लेकिन कोई जो कहा था उन्होंने, एक बात है जो इसका समाधान निकला। सबसे बड़ी विकट समस्या तो बेकारी बेरोजगारी है। एनडीए सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर सरकार देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के बरी होने को डीएमके सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने आज इसकी घोषणा की। उधर कर्नाटक सरकार अपील करने पर कल फैसला कर सकती है। चेन्नई में सोमवार को द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के जिला सचिवों की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ अपील करने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी प्रमुख एम करुणानिधि ने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके को इस मामले में एक पक्ष माना है, इसलिए अपील करने का फैसला किया गया है। पार्टी ये भी चाहती है कि इस मामले में कर्नाटक सरकार को पहल करते हुए अपील करनी चाहिए। We hope that the Karnataka government will go on appeal against the judgment given by Karnataka High Court in Jayalalitha's disproportionate case. If the Karnataka government fails to appeal, DMK has decided to, because we have got locus standi, therefore DMK will proceed with the case. कर्नाटक सरकार कह चुकी है कि विधि विभाग हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रहा है। विभाग की रिपोर्ट मिलने के बाद अपील पर फैसला होगा। जयललिता के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति मामले में सबसे पहले शिकायत करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपील दायर करने का फैसला किया है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये अपना जिम्मेदारी निभाएंगे, अपनी दायित्व को निभाएंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मैं खुद चली जाऊंगा। 67 साल की जयललिता करीब 8 महीने बाद शनिवार को तमिलनाडु की फिर से मुख्यमंत्री बनी हैं। पिछले साल सितंबर में आय से ज्यादा संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद जयललिता ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि 11 मई को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को बरी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लू लगने और गर्मी से मरने वालों की तादाद 500 तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू से अब तक 430 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पानी में डुबकी, कहीं जूस का सहारा तो कहीं छतरी की ओर। गर्मी से बचने के लिए लोग हर उपाय आजमा रहे हैं। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में आजकल लू की लपटें लोगों को झुलसा रही हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद सबसे गर्म रहा। वहां सोमवार को तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गर्म हवाओं की चलते दिल्ली वाले भी बेहाल हैं। राजस्थान के जैसलमेर और श्री गंगानगर जिले में तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। झारखंड के जमशेदपुर में रविवार को मौसम का सबसे गर्म दिन 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ओडिशा में भी लू के थपेड़े चल रहे हैं। इतना हैवी टेम्परेचर है कि अगर आप घर से निकलो, अपने घर से पानी की बोतल लेके निकलो और 15 मिनट बाद तुम्हें पानी चाहिए, हर 15 मिनट बाद पानी चाहिए। नेक भी अगर तुमने उसको पानी को कहीं इधर उधर रख दिया तो वो इतना गर्म हो जाता है कि टेम्परेचर को पानी भी नहीं पीने लग रहता है। बहुत ज्यादा गर्मी है। बस ये स्टॉल बांध के हम लोग बस घूम रहे हैं और बस अगर कोई अम्ब्रेला मिल जाए, बस कोल्ड ड्रिंक की दुकान बस यही ढूंढते रहते हैं। इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। आंध्र प्रदेश में अब तक 250 से ज्यादा लोग लू के प्रकोप के चलते मारे जा चुके हैं। वहीं तेलंगाना में भी करीब 200 लोगों की मौत हो चुकी है। इन राज्यों में गर्मी बढ़ने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं डॉक्टरों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना सरकार राज्य में लोगों को जागरूक करने में जुटी है। Today we have taken a decision to stop the elective major surgical procedures because they may go into the complications of heat. So we want to, just now we have educated our patients to wait for another 1 week or 10 days. इमीडिएटली गवर्नमेंट से खाली वो लोगों को क्या करना, कैसा रहना, ज्यादा धूप में बाहर नहीं निकलना, थोड़ा छांव में रहना, अच्छे ठंडा पीते रहना, वही सजेशन दिए। ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट भी दिए, सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली समेत उत्तर भारत में लू से राहत नहीं मिलेगी। संभावना ये है कि अगले 3 दिनों तक तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो हीट वेव की सिचुएशन है ये बनी रहेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बहुत ज्यादा तापमान बढ़ेगा नहीं।
इस बीच कई राज्यों में जारी बिजली की कटौती ने भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालांकि इस हफ्ते के आखिर में मानसून केरल तट तक पहुंचने से आने वाले दिनों में राहत की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में आतंकियों ने आज 2 जगहों पर हमले किए। इनमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि सेना के एक जवान समेत 3 लोग घायल हैं। पहले हमले में आतंकियों ने सोपोर में BSNL के एक आउटलेट पर फायरिंग की। इसमें आउटलेट के 3 कर्मचारी जख्मी हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान एक कर्मचारी की मौत हो गई। सोपोर इलाके में पिछले 2 दिन में टेलीकॉम कंपनियों के आउटलेट पर यह दूसरा हमला है। उधर कुलगाम में आतंकियों ने सेना के गश्ती दल पर फायरिंग की। इसमें एक जवान घायल हो गया। पुलिस ने इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।